दिल्ली के टेस्ट मैच के साथ इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ा। एक यंग कैप्टन शुभमन गिल अपनी पहली सीरीज के जीत के साथ चीज़ों को आगे लेके जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई सीरीज में और कुछ चीज़ें ऐसे लगी कि शायद अभी दिल्ली दूर है। तो एक बार क्विक सा रिव्यू करते हैं। जहाँ तक टीम का सवाल है, अगर हम पूरे प्लेइंग 11 की तरफ नज़र डालें तो जायसवाल अपने आप से प्रीटी मच खुश होंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी पारी आई। पहले इनिंग्स में जहाँ लग रहा था कि ट्रिपल 100 भी आ सकता है, वहाँ पे आई थिंक कॉलिंग उन्हीं के एंड पे गलत थी क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट रन था जिसके लिए वो भागे, बट ओवरऑल लुक्ड गुड। एक चीज़ नई ऐड हुई कि हमने काफ़ी बार उनको स्टार्ट में जब लगा कि जब वेस्ट इंडीज टाइट बॉलिंग कर रहा है तब अपना टाइम लेते हुए भी देखा, तो वो बहुत बढ़िया था। अगर केएल राहुल की बात करें तो एक चीज़ से वो थोड़े से खफा होंगे कि उन्होंने कहीं न कहीं जो 2 डिसमिसल्स हुए रिलेटिवली थोड़े सॉफ्ट थे। नो डाउट दिल्ली में जिस तरह से बॉल टर्न हुई, एकदम से ग्रिप की डे 1 पे वैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। पर जिस तरह से उन्होंने चेज़ को एंकर किया, वो एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो फाइनली उनकी बैटिंग में दिखता है, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन था। साई सुदर्शन के लिए दिल्ली टर्न्ड आउट टू बी अ गुड आउटिंग, बट स्टिल एक सॉलिड नंबर 3 इंडिया को मिल गया। इसको लेके अभी भी क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे, सवालिया निशान है, क्योंकि कुछ चीज़ों में उन्होंने अच्छा किया पर ओवरऑल वैसे बड़े रन, एक बॉलिंग अटैक जिसके अंदर उस तरह की पेनिट्रेशन नहीं थी, वो था। शुभमन गिल ने भी फाइनली एक 100 स्कोर किया और आज थोड़े से दुखी होंगे अपने डिसमिसल से क्योंकि मैच खत्म करना चाहिए था। वहाँ पे थोड़ा-सा लगा कि कैजुअल हुए, पर ओवरऑल ऑल इन ऑल आई थिंक ही शुड बी हैप्पी एज़ अ प्लेयर। एज़ अ कैप्टन मुझे लगता है कि अभी थोड़े अनइमेजिनेटिव हैं, थोड़े ब्लैंड हैं, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उतना ज़्यादा क्रिएटिवनेस दिखता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें हेडिंगली में वो ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की फाइनल डे के वाले दिन और उसके बाद ओवल में जिस तरह से ब्रुक्स और रूट ने ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था, और यहाँ पे अब कैम्बल और शाई होप के बीच में ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप, और वो जो इवन लास्ट विकेट के लिए भी ऑलमोस्ट 80 रन आए, वहाँ पे वो काफ़ी अनइमेजिनेटिव लगा कि उस हिसाब से चीज़ें यूज़ नहीं की। आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी का ऑप्शन था, आपने उन्हें अच्छे से नहीं यूज़ किया। थोड़ा सुंदर भी अच्छे से हैंडल नहीं थे, तो वहाँ मुझे लगा कि शायद अभी और काफ़ी सारी टैक्टिकली चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जहाँ पे जब थोड़ी कंडीशंस फ्लैट हो जाती हैं, थोड़ी चीज़ें फ्लैट हो जाती हैं, किस तरह से ही कैन आउटथिंक द ऑपोजिशन। आप ये सोचिए कि वेस्ट इंडीज की तरफ से इस पूरे साल में अभी तक एक 100 नहीं आई थी। तो कैम्बल का जो 100 था वो वेस्ट इंडीज के इस साल का पहला 100 था। उसके बाद शायद होप का 100 ये 8 साल के बाद उनके टेस्ट करियर में आया है। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज की टीम फॉर्म में थी, उनके बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल रहे हैं ओवरऑल। तो वहाँ पे थोड़ा-सा आई थिंक इंडियन कैप्टेंसी के ऊपर, इंडियन टैक्टिक्स के ऊपर सवालिया निशान तो उठते हैं। पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 10 टेस्ट मैच के बाद वेस्ट इंडीज़ ने 100 ओवर से ज़्यादा ओवर खेले। इनफैक्ट 80 ओवर खेलना भी उनके लिए काफ़ी टाइम से बहुत मुश्किल हो रखा था। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो रहा है। तो इस पे नो डाउट थोड़ा-सा और काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें ध्रुव जुरैल की, उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है इस पूरी सीरीज़ में। क्लियरली उन्होंने दिखाया कि शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऋषभ पंत के विकल्प की तरह नहीं, एक सॉलिड बैटर की तरह भी सेटअप में आ सकते हैं। अगर एज़ अ प्योर बैटर खेलते हैं, तो काफ़ी लोगों ने बात की है कि क्या वो इंडिया के नंबर 3 हो सकते हैं? अगर कीपिंग करते हैं तो डेफिनेटली नो, क्योंकि अगर आप कीप कर रहे हो और उसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हो, बहुत टैक्सिंग हो जाता है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट में बात अलग है, वो नहीं हो सकता। पर हाँ, जो हमने साइंस देखे एज अ प्योर बैटर, आई थिंक ही कैन बी इन दिस बैटिंग लाइनअप। काफ़ी इंप्रेस किया, काफ़ी सही चीज़ें उनकी लगी हैं। 7 टेस्ट मैचेस में खेले हैं इंडिया के लिए और अभी तक कोई हार का सामना नहीं करना पड़ा है, तो वो एक बहुत बड़ा लकी साइन है। और अब तो हैट्रिक ऑफ टेस्ट मैचेस हो गई उनकी जीतने की। ओवल जीते, उसके बाद यहाँ 2 वेस्ट इंडीज के साथ। तो ऑल इन ऑल गुड साइंस। उसके बाद जडेजा, आई थिंक जितनी बात की जाए उतना कम। मैन ऑफ द सीरीज, तीसरा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड उनका। बैटिंग में आई थिंक ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। एक उनको क्लैरिटी दी गई है एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, कि वहाँ पे उन्होंने अपनी इवन जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बात की कि गौतम गंभीर ने उनको एक नंबर 6 की क्लैरिटी दी है। जब वो 7 या 8 पे बैट करने आते थे, उनकी बैटिंग डिफरेंट होती थी, वो डिफरेंट तरह से सोचते थे। यहाँ उनकी कोशिश होती है कि मैं लंबे से लंबा बैट करूँ, और वो क्लियरली दिख रहा है कि उनकी बैटिंग में झलक रहा है। 100 भी आए सीरीज में, ओवरऑल जब रिक्वायर्ड थी, पर जडेजा एज अ बॉलर भी फाइनली एक कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि अश्विन के एब्सेंस में उन्होंने अपने आप को स्टेप अप किया है। वो चीज़ नहीं की कि हाँ, अब अगर अश्विन दूसरे एंड से नहीं है तो वो कहीं न कहीं गैप फ़ील करें। और आई थिंक कुलदीप यादव को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी किया, तो वो भी एक पार्ट इम्प्रेसिव था। ओवरऑल चीज़ें अच्छी लगी। नीतीश कुमार रेड्डी का कोई बहुत मेजर रोल नहीं था इस सीरीज़ में।
बैट करने का उन्हें मौका मिला और वहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप से नाराज़ होंगे क्योंकि अच्छे रन्स करने का मौका था। एक 100 फॉर द टेकिंग थिंग फर्स्ट इनिंग्स, फ्लैट कंडीशंस, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। वहाँ पे 2 छक्के ऑलरेडी उस रीजन में आ चुके थे और वहाँ एक टॉप एज के लगते आउट हुए। बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, बट स्टिल आई वुड से वर्क इन प्रोग्रेस। इतना जो उस मेलबर्न के 100 के बाद जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी वहाँ दिखाई थी, उसके बाद बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें उनसे आई हैं। पर हाँ, अगर आप इन्हें एक प्रॉपर ओवरसीज़ थर्ड सीम बॉलिंग ऑप्शन की तरह देखते हैं, तो उसके लिए अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। वॉशिंगटन सुंदर अपने ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस से थोड़े से नाराज़ होंगे। बैटिंग करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, बट बॉलिंग में जो गैप अश्विन के कारण बना है, वहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर रिलेटिवली फ्लैटर कंडीशंस में उस तरह का आंसर है? आई थिंक आई हैव माय डाउट्स। नो डाउट कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी दिल्ली में, कंडीशंस फ्लैट थी, पर वहाँ कुलदीप यादव ने दिखाया कि वो पिच को आउट ऑफ इक्वेशन लेके जाना जानते हैं, एज़ अ स्पिनर भी। वहाँ पे ड्रायर कंडीशंस के चलते उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट हमें नहीं दिखी। अहमदाबाद में नो डाउट ड्रिफ्ट थी, बट यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को उस हिसाब से ड्रिफ्ट नहीं मिली और कहीं न कहीं वैसा इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए। वो थोड़ा-सा अब वरिंग साइन हो जाएगा क्योंकि आगे जो 2 बड़ी सीरीज़ हैं साउथ अफ्रीका के साथ और वहाँ इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पे क्या हम इन्हें एज़ अ थर्ड स्पिनर देख पा रहे हैं, उसको लेके थोड़ी-सी और मेहनत, थोड़ी-सी और प्रूव करने की कोशिश करनी ज़रूरी है। नो डाउट इंग्लैंड सीरीज़ के जो हाई के साथ वो इस सीरीज़ में एंटर किए थे, उस लेवल की बॉलिंग परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिली और बैटिंग से उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑल इन ऑल आई थिंक गुड लर्निंग कर्व फॉर हिम फॉर फ्लैटर होम कंडीशंस। वेदर ही हैज़ इट इन हिम और नॉट, वो अभी थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। नो डाउट पुणे में उन्होंने विकेट्स ली थी, पर वहाँ पे विकेट ने बहुत हेल्प किया था। तो 2024 से अब 1 साल बाद जबकि आगे की कहानी है, चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। तो उसके बाद कुलदीप यादव, नो डाउट बोल्ड लाइक अ ड्रीम। क्लियरली दिख रहा है कि जो उन्हें 2017 में अपने डेब्यू के बाद इतना कम खेलने का मौका मिला है, शायद वो अब फाइनली पूरा होता दिखेगा क्योंकि जब से रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए, एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया कि उस गैप को कुलदीप यादव भर पाएँगे, इसको लेके क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं और इंग्लैंड सीरीज़ में इन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला, उस पे भी काफ़ी बातें हुई थी। पर दिल्ली में फ्लैटर कंडीशंस में अपनी बहुत ही सटल वेरिएशंस के साथ, पेस के साथ, हर चीज़ के साथ, जिस तरह से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को तंग किया, उन फ्लैट कंडीशंस में 8 विकेट्स लेके दिखाई। क्लियरली ये दिखाया है कि जैसे जसप्रीत बुमराह जनरली पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन कर देते हैं, वैसे कुलदीप यादव एज़ अ स्पिनर भी पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इम्प्रेसिव, काफ़ी सारी चीज़ें सही दिख रही हैं। फाइनली रोटेशन ऑफ आर्म बेटर है, नो डाउट। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि उन्हें उस लेवल का ड्रिफ्ट नहीं मिला यहाँ पे, जैसा उन्हें अहमदाबाद में मिल रहा था। पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सटल वेरिएशंस के साथ इस पिच को बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया। काफ़ी फ्लैट कंडीशंस थी, पिच मैच 5th डे तक गया। फॉलो ऑन होने के बाद भी वेस्ट इंडीज़ ने एक तगड़ी फाइट दिखाई, पर ऑल इन ऑल काफ़ी इम्प्रेसिव कहानी रही। जसप्रीत बुमराह फाइनली क्लियरली दिख रहा है कि जिस तरह से सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने आज थोड़ा कमबैक करके दिखाया दिल्ली में कि शायद वो फॉर्म, वो फिटनेस ऑलमोस्ट वापस आ रही है। मैनेजमेंट का डिसीजन उन्हें यहाँ पे खिलाने का काफ़ी सही रहा बिकॉज वेस्ट इंडीज सीरीज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे इंडियन टीम प्रेशर में थी। तो ऐसे में आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को बहुत सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और उनकी मैच फिटनेस को भी प्रूव करने का आपको पूरा मौका मिल जाता है। मैंने पहले भी बात की है, अगर हम इंग्लैंड सीरीज में देखेंगे तो काफ़ी चौड़े लग रहे थे, दिख रहा था कि वो उस हिसाब से उनकी फिजिक नहीं है, उस हिसाब से उनकी फिटनेस नहीं है जो हमने जसप्रीत बुमराह के साथ हमेशा एसोसिएट किया। और एशिया कप में भी लगा कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलिंग में पेनिट्रेशन, पैनापन थोड़ा कम हो रखा है। पर इस सीरीज में हर स्पेल के साथ लगा कि शायद पुराने जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट वापस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज का पार्ट नहीं होंगे, टी20 सीरीज का पार्ट होगा, तो फिर से उन्हें एक टाइम मिला है, मौका मिला है रेस्ट का। और आई थिंक वी विल सी दैट ओल्ड जसप्रीत बुमराह सून। ऑलरेडी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एक बॉलर जिसके बारे में बात बहुत सालों से होती थी, बट सब कहते थे कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह की प्रेज़ेंस में वो छुप के रह जाते हैं। वो इस सीरीज़ में एक अलग लेवल के बॉलर लगे, मोहम्मद सिराज। अहमदाबाद की पिच को जितने ब्रिलियंटली उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उतनी ही अच्छे से उन्होंने दिल्ली में भी बॉल किया। दिल्ली में उनके लिए इतना कुछ ख़ास था नहीं, बट कभी भी आप उनसे एफ़र्ट की कोई भी कमी नहीं देखेंगे। और वहाँ पे भी जिस तरह से उन्होंने शाई होप को भी 100 के बाद आउट किया और उसके बाद एक कोलैप्स ट्रिगर किया, ऑल इन ऑल प्रिटी डिसेंटली इम्प्रेस्ड।
एंड आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आउटसाइड ऑफ जसप्रीत बुमराह भी हम अभी शमी की जगह सिराज को उठते हुए देख रहे हैं। तो अब अगली बड़ी सीरीज़ है उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी से बाहर फाइनली इंडिया बहुत टाइम बाद आएगी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। तो वहाँ पे शुभमन गिल किस तरह से स्टेप अप करते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे चलाते हैं। एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेस्ट सीरीज़, बट अपनी कैप्टनसी, अपनी टैक्टिक्स को लेके शायद उतने अभी खुश नहीं होंगे। आपका इस सीरीज़ को लेके क्या व्यू पॉइंट है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ। वेस्ट इंडीज़ मेरे ख्याल से खुशी-खुशी वापस गई है, नो डाउट। 23 साल में वो आज तक इंडिया से कोई सीरीज़ नहीं जीत पाए हैं। 2002 सीरीज़ बहुत दूर की बात है, इनफैक्ट टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाए हैं। 2002 वाज़ लास्ट टाइम था जब वो एक टेस्ट मैच जीते थे, और मुझे अच्छे से याद है सचिन तेंदुलकर ने वहाँ पे 86 स्कोर किया था, और इंडिया 15 मिनट भी अगर और उस टेस्ट मैच में खेल जाता तो उसके अगले 2 दिन तक वहाँ बारिश हुई थी। और उसके बाद शायद इंडिया ने उस हार से सीखा और वेस्ट इंडीज़ को कभी भी दोबारा मौका नहीं दिया। 25 से ज़्यादा टेस्ट मैचेज़ हो चुके हैं जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ इंडिया अगेंस्ट एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। तो ऑल इन ऑल चीज़ें बढ़िया थी, अच्छी सीरीज़ देखने को मिली, इंडिया का होम डोमिनेंस दिखा, और अब 122 होम विक्ट्रीज़ के साथ वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल होम टीम बन गई है टेस्ट क्रिकेट में। साउथ अफ्रीका को उन्होंने एक टेस्ट मैच से अब बीट कर दिया। साउथ अफ्रीका 121 टेस्ट मैच विक्ट्रीज़ के साथ नंबर 4 पे चली गई है। तो बने रहें चैनल के साथ, कोशिश करेंगे आज भी लाइव आने की और बहुत सारे और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की। धन्यवाद।